तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखो, अपने दोस्तों को भी आप बताओ इस किताब के बारे में। किताब बहुत अच्छी है, आपके ही फायदे की बात है। दोस्तों, आज हम जो अभ्यास का देखेंगे, हल देखेंगे, वो है आपका 10.3, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है। सवाल ये है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानना यदि है तो आपको पहले दोस्तों, आपको क्या है, पहले किताब पढ़ के आना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ के आओगे तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप सोचोगे डायरेक्ट मुझे समझ में आया, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको मैं ये सब चीज़ समझा दूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको समझ में ज़्यादा कुछ आएगा यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है। ये तो सिर्फ प्रश्न है, और प्रश्न कब बनाते हैं, जब आपको पता हो वो चीज़। और पता कब होगा, जब आप पढ़ोगे। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला क्या दोस्तों, नियम है कितने, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दो नियम है, टू रूल्स। इसके कितने नियम है बता दो भैया। दो नियम है, दो नियम है। अब दो नियम कौन कौन से हैं, देखो। अपवर्तन असल मायने में होता क्या है ये जानते हैं। देखो, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में एक ये रेखा आई, किरण पुंज, और ऐसे लौट के चली गई। ये हवा है। ये क्या है दोस्तों, ये हवा है। ऊपर में एयर है, और ये क्या है आपका, शीशा है। ये शीशा है, शीशा। ये यूं कहे कि ये आईना है। ये यदि आईना है तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है इसको आर पार भेद नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, यदि हम इसको दर्पण न मान करके इसे हम बस एक शीशा माने, शीशा माने, यानी कि ये पारदर्शी वस्तु है, मतलब आर पार देखा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये जो यहाँ रेखा आप देख रहे हो, इसको जाना चाहिए था, पार कर जाना चाहिए था बिल्कुल इस तरीके से आगे। लेकिन क्या ये इस तरीके से पार हो पाया, नहीं हो पाया। तो ये किधर मुड़ जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक सामान्य रेखा खींचते हैं, ऐसे करके सामान्य रेखा खींचते हैं हम, ऐसे लंबवत रेखा। और दोस्तों, ये वाली रेखा उधर ना जा करके ये मुड़ जाती है बिल्कुल इस तरफ। ये किधर मुड़ गई, देखो इस तरफ मुड़ गई। अब ये इधर मुड़ गई, इसका मतलब ये है कि ये किधर मुड़ गई दोस्तों, देखो ये सामान्य रेखा की तरफ मुड़ गई। अभी हम आप आगे देखेंगे भी। दोस्तों, ये अपने माध्यम में लौट के नहीं गई, हवा से आके हवा में ही नहीं चली गई, ये आकर के शीशे में घुसी है, शीशे के अंदर प्रवेश कर गई है। फिर शीशा को भेदते हुए ये बाहर भी निकलेगी। ठीक है, तो ये बाहर भी निकल गई। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है क्या, देखो हवा से आया, शीशा में घुसा, ये पूरा शीशा है, शीशा में घुसा, फिर बाहर निकल के हवा में चला गया, मतलब भेदते हुए। तो ये दोस्तों क्या है, उसी माध्यम में नहीं लौटा है, ये दूसरे माध्यम में घुस गया, पेनिट्रेट कर गया है, बस उसके दिशा में परिवर्तन आ गया है। ऐसे ही माध्यम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी कंडीशन को हम अपवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी बोले तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखो, ये जो अपवर्तन है दोस्तों, ये शीशा के द्वारा आपको खास करके दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी के द्वारा नहीं दिखाया जाता, पानी में भी देखने को मिलेगा, शीशे में भी देखने को मिलेगा, समझ गए, प्लास्टिक में भी देखने को मिलेगा, जो पारदर्शी वस्तुएं हैं उन सब में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम ही यही कहता है, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है दोस्तों, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो ये बड़ा आई और ये बड़ा आर, समझ गए। ये क्या क्यों है, ये क्योंकि ये किरण को दिखा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये सामान्य रेखा के साथ बनाए गए, सामान्य रेखा के द्वारा बनाए गए कोण, किसके किसके द्वारा, आपतन, आपतन किरण यानी इंसिडेंट रे, और सामान्य रेखा के बीच में बनाए गए कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आप आपतन कोण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो टकरा के चला गया, देखो ये मुड़ गया, इधर जाना इधर था, लेकिन इधर नहीं जा करके इधर मुड़ गया, इधर मुड़ा जो, तो ये वाला रेखा है। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो ये जो कोण है, इसको आर कहेंगे, अपवर्तित कोण। ठीक है, या अपवर्तन कोण कहेंगे इसको, आर। अब देखो यहाँ पे, ये सब भी देखो एक ही समतल पे है ना, चाहे परावर्तन हो, चाहे आपका परावर्तन हो, चाहे ये देखो आपका जो है अपवर्तन हो। अपवर्तन देखो, ये भी है अपवर्तन, है तो सभी एक प्लेन में जुड़े हुए ही। तो पहला नियम तो यही कहता है कि सभी के सभी एक ही समतल पर होंगे, बिल्कुल है भी। देखो, ये आपतित कोण, ये हो गया अपवर्तित कोण, सॉरी आपतित किरण, ये
अपवर्तित किरण, देखो मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए। ये हो गया। अच्छा, अब देखो दूसरा दूसरा नियम ये कहता है, इस दूसरे नियम को ही हम कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। किसका दोस्तों? स्नेल का नियम। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसका जो अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा इसका, वो इस तरीके से होता है n2/n1। इसका जो अनुपात होता है ना, जो ये है ना, ये यानी कि साइन ऑफ साइन आई बाई साइन आर, क्या है? साइन आई बाई साइन आर जो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये इनका अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये इनके अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये इनका जो ये कांस्टेंट होता है, ये जो देखो, हमने पहला नियम में क्या पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला आई वाला, यानी परावर्तन में आई बराबर होता है आर के, यही तो पढ़ा था ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर का अनुपात हमेशा 1 होगा, क्योंकि जितना डिग्री है उतना डिग्री ये काट देंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे ही इसको ये नहीं होता है कि आई बटा आर कर दो तो अनुपात 1 हो गया या 2 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि साइन आई ले लो यदि, और साइन आर ले लो, यानी कि ये वाले का साइन लगा दो आर में और इसका साइन आई, तो इनका अनुपात जो है ना वो एकदम अचर होगा, वो हर जगह सेम होगा। चाहे इस जगह लो चाहे इस जगह लो, हर जगह सेम होगा। तो ये दोस्तों स्नेल का नियम कहता है। तो इसके भी कितने नियम हैं? तो दोस्तों इसके भी 2 नियम है। उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखो, अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, जो साइन आई बाई साइन आर जो अचर होता है, कभी बदलता नहीं है। तो आपको यहाँ पर अभी जस्ट में बताया साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। इसी को हम n2 1 भी कहते हैं, या n2/n1 भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा n1 साइन आई बराबर में n2 साइन आर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहीं मिल जाएगा, तो इससे डरना नहीं है। तो इसका दोस्तों क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। इसी नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, उत्तर आपका ए हो गया। तीसरा नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? देखो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी कि लेंस का पावर। देखो दोस्तों, ऐसे तो हम देखते हैं कि जो पावर होता है यानी कि क्षमता, इसका दोस्तों एक होता है आपका वाट। लेकिन दोस्तों यहाँ लेंस की क्षमता की बात की जा रही, लेंस के पावर की बात की जा रही है। तो लेंस की क्षमता हम निकालते कैसे हैं? तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/में फोकस दूरी। क्या होता है? 1/में फोकस दूरी, ये इसका सूत्र होता है। देखो यहाँ, देखो जो पावर होता है ना दोस्तों, पावर वो 1/में फोकस दूरी होता है। ठीक है, और फोकस दूरी रहना किस चीज में चाहिए? मीटर में। यानी ये यदि सेंटीमीटर में है तब नहीं, ये मीटर में होना चाहिए फोकस दूरी, तब जा करके हम जो निकाल के लाएंगे। चलो फोकस दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, तो 1/2 मीटर हमने लिखा। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को हम दोस्तों लिख देंगे 1/2 डायोप्टर। ये दोस्तों क्या हो गया आपका? 1/2 डायोप्टर। देखो प्लस में है तो बिल्कुल प्लस में है। कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सा लेंस होगा जिसका फोकस दूरी प्लस में है? कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। क्या ये कॉन्वेक्स लेंस होगा? नहीं, उत्तल लेंस नहीं होगा ये। तो कहने का दोस्तों मेरा ये तात्पर्य है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर जो है उसका या तो मात्रक मीटर इनवर्स होता है, या इसी को हम डायोप्टर भी कह देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यानी कि इसका मीटर इनवर्स रहता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डायोप्टर है तो डी हो जाएगा उत्तर। दोनों हो सकता है। चौथा, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। बताओ, अवतल लेंस में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एम किसके बराबर होता है। देखो अब क्या आवर्धन, सिंपल दोस्तों बात मेरे को ये बताओ,
आवर्धन के मतलब से आप क्या समझते हो? आवर्धन से आप क्या समझते हो? देखो, आवर्धन का मैं बोलता हूं कि ये वस्तु यदि 2 सेंटीमीटर का है और जो प्रतिबिंब बन गया वो बन गया 8 सेंटीमीटर। मैंने पूछा ये बताओ, आवर्धन और, मेरा मतलब है जो बिंब और प्रतिबिंब के बीच में क्या अंतर है? तो भाई आप बताओगे ना कि सर वस्तु है जो बिंब है वो 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन उससे 4 गुना यानी कि 8 सेंटीमीटर का क्या बन गया है? प्रतिबिंब बन गया है। तो हम कहेंगे ना कि सर इसका आवर्धन 4 गुना है, आवर्धन 4 गुना है। तो यही कितना गुना बना है प्रतिबिंब, ये बताने के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आवर्धन होता है वो होता है, बताओ, V/U। क्या होता है? V/U। या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई। क्लियर है? इसकी तुलना में यह कितना गुना है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब है 8 सेंटीमीटर। तो भैया इससे यह कितना गुना है? 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, इसका कोई मात्रक भी नहीं है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाए। कितना गुना है दोस्तों? ये 4 गुना है। और यही 4 जो है वो आवर्धन है। और सूत्र इसका क्या है? V/U। और वस्तु का प्रतिबिंब बटे में ये जो वस्तु का जो ऊंचाई है और ऊपर में रह जाता है क्या? प्रतिबिंब का ऊंचाई। इन दोनों का अनुपात भी दोनों बराबर होता है आवर्धन के। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि +V/U होता है। वही दर्पण का पूछ ले तो -V/U कर देना। तो दोस्तों ये आपका हो गया उत्तर और ये हो गया C। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? बताओ दोस्तों। देखो, हीरे का अपवर्तनांक आप जितनी भी वस्तुएं देखोगे उन सब में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का दिखेगा। जितना ज्यादा अपवर्तनांक, प्रकाश की रेखा जब उससे गुजरेगी वो उतना ज्यादा अपना मार्ग में परिवर्तन कर देगी। ठीक है, कोई मान लो इधर जाना था तो यहीं घूम सकता है, किसी में और ज्यादा घूमेगा, किसी में पूरा ही घूम के एकदम उसी में लौट जाए। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए? वो इसको दोस्तों कहते हैं, देखो एक तरीके से उसी माध्यम से आके लौट गया है, जबकि हो रहा है अपवर्तन लेकिन लौट गया उसी माध्यम में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे दोस्तों कहाँ मिलता है? वो हीरे में ही मिलता है देखने को। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखो 6 नंबर, निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी देखो दोस्तों, अपसारी लेंस का मतलब ये है ऐसा लेंस जो प्रकाश की रेखा को एक जगह पे केंद्रित नहीं करके उसको फैला दे। जैसे देखो, मान लो हमारे पास 2 तरह के लेंस पाए जाते हैं। मतलब हम देखते हैं, ये दोस्तों हो गया लेंस। देखो ये फैला हुआ रे आ रहा है, प्रकाश पुंज आया यहाँ तक, आया ना। अब देखो ये एक जगह कंसंट्रेट हो गया। ठीक, ये एक जगह कंसंट्रेट हो गया। तो एक जगह कंसंट्रेट हो गया, पैरेलल आकर के एक जगह पे फोकस पे यदि आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभिसारी लेंस है। ये कौन सा है? अभिसारी लेंस है। वैसे ही आपको याद होगा अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण आपको पता होगा, इधर से फैला हुआ किरण को ये लोग एक जगह इकट्ठा कर देते थे। तो इसको दोस्तों फोकस भी कहते थे। ये भी फोकस ही है, चिंता मत करिए। अब देखो, अब एक लेंस और होता है, आप सभी लोग जानते हैं, देखे हैं इस चैप्टर में, ये वाला प्रकाशिक केंद्र। ये यदि इधर आया तो दोस्तों ये जाना चाहिए था इधर मुड़ के, लेकिन ये फैल जाता है, फैल जाता है। देखो ये है, ये फैल जाता है। आना था इधर लेकिन ये क्या हो गया दोस्तों? ये फैल गया। जब ये फैल गया इधर उधर, देखो ये फैल गया रे, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी लेंस। याद रखना कि दोस्तों अभिसारी लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। और उसके बाद यहाँ अपसारी बोल रहा है तो वो है अवतल लेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुरझाती है। देखो, विरल से सघन माध्यम में जाने में कोई किरण मुड़ जाए
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो विरल माध्यम किसको कहेंगे, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसमें प्रकाश की रेखा दूसरे की अपेक्षा कम मुड़ेगी। समझ गए, कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप देख लेना आपकी किताब में क्या है, चार्ट दिया हुआ, क्या है, चार्ट दिया हुआ है। देखो दोस्तों, इसको हम मानेंगे शीशा, ये क्या है, ये आपका ग्लास है, ग्लास है शीशे का बना हुआ, यानी पारदर्शी वस्तु है। अब आपको पता होना चाहिए इस पर जब कोई भी, क्योंकि पारदर्शी वस्तु है तो इस पर जो कोई भी किरण आ जाए, ये जो किरण आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो कोई भी किरण यहाँ पर आ जाती है तो ये क्या हो सकती है, इसको दोस्तों हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ओके, अब देखो, अब कायदे से ये आ रहा है तो या तो इधर लौट जाता, तो भैया ये हो जाता परावर्तन। लेकिन ये प्रकाश आप जानते हैं, क्योंकि यह वस्तु कैसी है, पारदर्शी है, पारदर्शी है ये, तो पारदर्शी होने के कारण ये इसको घुस जाना चाहिए था अंदर, ऐसे ऐसे घुस जाना चाहिए था, आगे तक चली जाती है, लेकिन क्या है कि ये आगे तक नहीं जा सकती, ठीक है, आगे तक नहीं जा सक मतलब जाएगी आगे तक, लेकिन इस मार्ग पर ये नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि माध्यम बदल गया, ऊपर में क्या था, हवा था, और नीचे ग्लास हो गया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करती है और अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, ऐसी ही परिस्थिति को हम अपवर्तन कहते हैं। तो भैया यहाँ माध्यम तो बदल गया, तो क्या प्रकाश के गति में बदलाव नहीं आएगा। अरे भैया वैक्यूम में 3 × 10⁸ का स्पीड होता है प्रकाश का, तो क्या यहाँ पे उतना ही रहेगा, हवा में नहीं, तो क्या शीशा में उतना ही रहेगा, नहीं, इसकी वजह से ये अपने मार्ग में परिवर्तन करते हैं। ये देखो, ये दोस्तों इधर नहीं जा करके, क्या समझे, इधर नहीं जा करके ये जाएगी दोस्तों असल मायने में, देखो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं इसको, ये असल में जाएगी इस तरफ, इसी तरफ क्यों मुड़ेगी, तो दोस्तों यही तो नियम है हवा का दोस्तों। इसकी तुलना में, शीशा की तुलना में हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो भैया जिसका अपवर्तनांक कम और जिसका ज्यादा, मतलब जिसका अपवर्तनांक कम वो दूसरे की तुलना में क्या है, विरल है, क्या है, विरल है, विरल। और ये दोस्तों क्या है, जिसका अपवर्तनांक अधिक है पहले की तुलना में, वो आपका क्या है, सघन है, सघन। समझ, कुल मिला के बात यही है कि इसका जो आप देख रहे हो ना, इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो प्रकाशिक विरल से प्रकाशिक जब सघन में जाएगा, ये देखो यही समझा रहा हूं मैं, ये सामान्य रेखा, ये क्या है, सामान्य रेखा, तो ये प्रकाश किधर मुड़ा है, देखो इधर सामान्य रेखा की तरफ मुड़ गया है। लेकिन दोस्तों अभी दूसरा केस लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो, एक और ले लेते हैं हम। अब क्या है, ये पूरा का पूरा शीशा है, ये शीशा ही है। अब ये शीशा को फाड़ के बाहर निकलेगा, फाड़ के नहीं, शीशा क्योंकि पारदर्शी है तो भाई प्रकाश बाहर भी निकलेगा, बाहर निकलेगा तो माध्यम फिर बदलेगा, नीचे फिर से हवा वाला माध्यम में आएगा। अब देखो ये जो आप देख रहे हो, जो सीधापन देख रहे हो यहाँ पे, भाई प्रकाश यहाँ तो आ गया, इसको अभी भी जाना इसी प्रकार, इसी रास्ते चाहिए था, जाना तो इसी पर चाहिए था, लेकिन क्या ये इसी पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्या दोस्तों, हम यहाँ बना दिया सामान्य रेखा। भैया सामान्य रेखा बना दिया, तो अब ये अपने मार्ग से विचलित होकर के ये इधर जाने लग जाएगी, ठीक है, ये इधर जाने लग जाएगी। मतलब अब ये कहे लो, मैं ब्लू से ही बना देता हूँ इसको, ये किधर चली गई दोस्तों, इस रास्ते चली गई, मुड़ किधर गई है, देखो ये दोस्तों माध्यम से दूर भाग गई है। कहा दोस्तों, ये माध्यम से मतलब सामान्य रेखा से दूर भाग गई। तो अब क्या है, सघन, ये क्या है, ग्लास हवा से ज्यादा सघन है, तो अब कहाँ जा रहा है माध्यम, सघन से विरल, सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो सघन से विरल की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल रेखा यानी ये जो सामान्य रेखा है, इससे ये दूर जाएगा, क्या है, दूर विचलित होगी। लेकिन यदि विरल से सघन होगा, ये याद रखना, विरल से सघन होगा तो दोस्तों यह सामान्य रेखा की तरफ आएगी या मुड़ेगी, ये याद रखना।
यही कुल मिला के इसका सारांश है। तो ये अब भैया यहाँ पे जो पूछ रहा है, सामान्य रेखा को ही अभिलंब कह देते हैं। सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए उत्तरवा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभिलंब की ओर मुड़ गई थी और विरल से सघन जाती तो वो, चलो समझ गया ना। अगला प्रश्न देखो। 8, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखो आपको धनात्मक होनी चाहिए फोकस दूरी उत्तल लेंस की। भैया उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की भी, क्या दर्पण की भी फोकस दूरी प्लस ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, ये याद रखना। तो यदि क्षमता भी प्लस में आएगा तो वो भी 1/, फोकस दूरी से निकलता है ना, तो क्षमता भी यदि प्लस में रहे तो समझ जाना कि उत्तल लेंस है। सवाल पूछेगा डॉक्टर ने किसी मरीज को +1 पावर का चश्मा दिया, तो आप प्लस देखते ही समझ जाना कि उसको कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और कौन सी बीमारी से जूझ रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला देखो, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की जो निर्देशांक परिपाटी है उसमें धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है बताओ। देखो होने के लिए तो दोस्तों उत्तल दर्पण की भी हो सकती है और अवतल दर्पण की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हो तो दोनों की सकती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम लेते किसको है फोकस दूरी, तो हम उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हम लोग उसी को धनात्मक लेते हैं, लेकिन हो तो दोस्तों दोनों की सकती है, समझ गए। तो मेरे दोस्तों देखो 9वां, निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है हम जानते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस की होती है। उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, उत्तर ए हो जाएगा। 10वां, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I = 0 और आप अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखो यहाँ पर क्या है, जब आपका क्या है यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब गई है, ठीक है, गमन करते समय आपतन कोण I 0 है और अपवर्तन कोण में क्या अंतर आएगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों आप जानते हो जब सघन से विरल, आप यही देख लो, यही समझ में आ जाएगा। देखो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जब ये सघन से विरल में गया है, आपको क्या लग रहा है, ये जो रेखा है जो सघन से विरल में गया है, ये वाला कोण ज्यादा बड़ा है कि ये वाला कोण ज्यादा बड़ा है, ये वाला बताओ। ये I है और ये वाला R है, बताओ R बड़ा लग रहा है ना, ये छोटा लग रहा है। तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि R बड़ा लगेगा I से। देखो R बड़ा लगेगा I से, उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला देखो, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र से गलत है, फोकस से नहीं। और दोस्तों ये जो ध्रुव लिखा हुआ है ना, इसको आप प्रकाशिक केंद्र कर लो, आपको यही मिलेगा लिखा हुआ, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यह प्रकाशिक केंद्र। अगला देखो दोस्तों, ये ध्रुव भी कह सकते हैं ऐसे उसको, लेकिन प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखो ये वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है बताइए। तो दोस्तों आइए अब हम इसको भी समझते हैं। देखो वायु में जो प्रकाश की चाल है ना दोस्तों, वो हर जगह बराबर नहीं होती। सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ होती है, निर्वात में। कहाँ, निर्वात में। इसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम कहते हैं। इसको दोस्तों कहते हैं, इसमें कहा कितने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या दोस्तों इसी को हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर 10⁵ किलोमीटर पर प्रति सेकेंड। क्लियर है, ये तो निर्वात में हो गया। लेकिन दोस्तों हवा में क्या इतना होता है, नहीं, हवा में इससे कम होगा।
ऐसे ही दोस्तों शीशा में, पानी में और घटते जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ये जान जाइएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपने, देखो। तो क्या है दोस्तों, इसमें प्रश्न ये था कि चाल निर्वात की अपेक्षा की कैसी होती है, वायु में कम होती है। क्या है दोस्तों, कम होती है। अगला देखो, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, समान होती है क्या, नहीं, भिन्न भिन्न होती है। बी, अलग अलग होती है, अभी जस्ट मैं बताया। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अरे भैया अपवर्तन है। कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। सिक्के का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना, यह भी अपवर्तन ही है। सिक्के का थोड़ा ऊपर दिखाई देना, यह भी अपवर्तन ही है। आपका थोड़ा सा जो गहराई होती है उसके कम दिखाई देने का भी कारण यही है। ऐसे ही दोस्तों, आप पेंसिल भी ऐसे करके रख दो ऐसे, तो वो भी आपका क्या है, दिखता है कि ये जो नोखी है ये नीचे है, जबकि ये इसका जो ये है ना, ये ऊपर है। क्यों है, अपवर्तन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण बताओ। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, अरे भैया एम बराबर में भी बटा यू, या एम बराबर में वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ये दोनों या तो मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा, कुछ में भी रहेगा, इसका और इसको काट देगा। तो भैया इसमें कोई भी मात्रक नहीं, मात्रक विहीन होता उत्तर टी। और ये कई बार पूछा जाता है, यह भी 3 बार पूछा गया है। अगला, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दोस्तों 2 होती है। ये याद रखना, कभी भी लेंस आपको ये याद होना चाहिए, एक ये और एक ये 2 बना हुआ है। तो दोस्तों यह भी एक क्या है, गोला था, और यह भी एक गोला था। इसको हमने इतना इतना काट करके, यहाँ से इतना काट के दोनों को जोड़ के बना दिया। तो भैया इसका अपना रेडियस भी होगा, ठीक है। और ये भी दोस्तों इसका फोकस भी होगा, इसका इसी तरीके से अपना रेडियस भी होगा और इसका अपना फोकस भी होगा। ये दोस्तों यहाँ से इसको प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं, तो ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए इसमें दोस्तों फोकस दूरी, तो फोकस जो मुख्य होता है ना, वो 2 होता है, F1 और 2F1, F1 और 2F1 ऐसे। अगला देखो, देखो ये F2 है और ये 2F2 कह देते हैं आर नहीं कह के, और ये 2F1 कह देते हैं। क्लियर है, 2 फोकस दूरी होती है इसकी। देखो ये दिख नहीं होगा आपको, अब दिखा देता हूँ। देखो ये है 2F1। अब आ जाओ दोस्तों, आगे देखते हैं। तो याद ना, फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला 17 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, किसके बराबर होता है भैया, अवतल लेंस का आवर्धन तो भैया भी बटा यू के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। यदि ऑप्शन रहता हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह भी सही होता। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताओ, साइन आई बाई साइन आर पी। इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। 19 नंबर आओ, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्त, देखो ये इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि सबसे आगे मैंने समझाया अच्छे से, तो ऊपर में प्रश्न को देखिएगा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, बताइए, वायु का, बर्फ का, कांच का कि हीरे का। सबसे ज्यादा हीरे का होता है, 2.42। क्या, मीटर पर सेकेंड, बताओ कमेंट बॉक्स में कि यह भी मात्रक विहीन होगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभी मैं ऊपर बताया था, ठीक है। हमेशा याद रखना, सभी रेखा को एक जगह पे केंद्रित कर देने वाली लेंस का नाम है उत्तल लेंस, और उसी को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन अभिसारी दर्पण का नाम बताओ कमेंट में। 21 नंबर, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। इसमें जूल है, वाट है, डायोप्टर है कि अर्ग है। दोस्तों देखो, ये जो है आपका सी है, डायोप्टर है, ये याद रखना। या इसी को मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ये ऊपर भी सेम ऐसा प्रश्न था, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया। अगला देखो, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है,
तो दोस्तों फोकस दूरी हम हमेशा उत्तल लेंस की धनात्मक लेते हैं। ऊपर 2 ऐसे प्रश्न हमने बनाए हैं और ये बार बार पूछा ही जाता है। मैं फिर ये भी बताया कि यदि क्षमता आपको बता दें कि किसी मरीज को डॉक्टर ने सुझाव दिया +2 डायोप्टर का चश्मा लगाने, ये प्लस देखते ही समझ जाना चाहिए उसको फोकस दूरी उसकी फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए वो उत्तल लेंस उसको बोला गया है। और किस तरीके का दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। अगला, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश की चाल अधिकतम दोस्तों निर्वात में होती है, लेकिन इस जगह पे हवा, क्योंकि निर्वात ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद जल में, तब जाके शीशा में, और सबसे ज्यादा जाकर के दोस्तों आप देखोगे, सॉरी मतलब सबसे ज्यादा इसमें, तब जाकर के इसमें, तब जाकर के इसमें, तब जाके इसमें। सबसे ज्यादा ये हवा में होगा, ऐसा सबसे ज्यादा निर्वात में होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। 24 नंबर देखिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों जिसकी जितनी क्षमता, समझ रहे हो ना? 1 मिनट। तो मेरे दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रश्न ये कहता है कि शब्दकोश के छोटे, 1 मिनट, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? देखो दोस्तों क्या है, शब्दकोश का, मान के चलिए डिक्शनरी क्या होता है, छोटा होता है ना, वो छोटा छोटा लिखा रहता है। उसको थोड़ा बड़ा देखने के लिए दोस्तों आपको ऐसा लेंस चाहिए जिसका पावर दोस्तों क्या है, वो ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो। आप जानते हैं कि कभी भी जो कॉनकेव लेंस होता है ये बड़ा नहीं हो पाता। मतलब क्या है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, हमेशा ही छोटा। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, जो मतलब ये वाला जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, यही एक प्रवृत्ति इसमें है कि ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, और सीधा भी बना सकता है और काल्पनिक भी बना सकता है। लेकिन सिर्फ एक केस में। कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ रखेंगे बिंब को, तब जाकर के ऐसा प्रतिबिंब हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखो, पावर जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा दिखेगा। तो भैया हम क्या करेंगे कि जो 5 सेंटीमीटर आप देख रहे हो, 1/50 मैंने लिखा और 1/5 लिखा, बताओ कौन बड़ा है? अरे भैया ये बड़ा होगा ना, अरे यही तो होगा। इसको काट के देखो और इसको काट के देखो, इतना। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम 5 सेंटीमीटर फोकल, सबसे पहले अवतल लेंस कट जाएगा, अवतल तो होगा ही नहीं। और दोस्तों उत्तर लेंस वाला सही होगा, उत्तर आपका 24 का सी हो जाएगा। अगला देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ या 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड। ओके, 26 नंबर देखो, यानी इसका उत्तर हो गया ए। अगला देखो 26, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखो दोस्त, 20 सेंटीमीटर है ना फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो हम क्या करते हैं, यानी हम जानते हैं क्षमता निकालेंगे, P बराबर 1/F होता है, यही होता है ना। P बराबर में 1/20 का मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ये फाइनली जाएगा ऊपर, यानी क्षमता हो जाएगा 100 में, ये नीचे हो गया 20, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 5। 5 क्या हो गया, डायोप्टर, 5 डायोप्टर हो गया ये। तो अभी क्या है, हम लोगों को 5 डायोप्टर है, लेकिन दोस्तों ये कौन सा लेंस है ये भी तो जानना जरूरी है। यह उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव होगा, और जो वैल्यू आएगा वो भी -5 डायोप्टर आएगा। तो देखो जरा यहाँ पर आ रहा है क्या, कहीं देखना जरा, 1/20 है ना उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो 20 अब बटा में दोस्तों 100 करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, फिर 100 ऊपर चला जाएगा, 20 बचे के 100। ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बेवकूफ, मैंने पीछे गलत बता दिया, वो प्लस, देखो वो +5 डायोप्टर होगा, ठीक है, प्लस होगा, ये क्या होगा, ये +5 डायोप्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, जल्दी बताओ? धनात्मक ही होता है, प्लस होगा। ओके, अगला देखो 27 नंबर,
निम्न में से कौन सा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? देखो, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जो पारदर्शी वस्तुएं हैं हो सकता है, लेकिन मिट्टी से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? भैया अपवर्तन के भी दो नियम है। सबसे ऊपर एक दो प्रश्न है ऐसे जहां मैंने इसको समझाया है, दो नियम। पहला नियम और दूसरा नियम स्नेल का भी नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम। अगला देखो, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक, उत्तल लेंस के द्वारा नहीं, अवतल लेंस के द्वारा, यानी कि उत्तर इसका बी हो जाएगा। अवतल लेंस हमेशा देखना, हमेशा ही वो काल्पनिक बनाएगा, प्रतिबिंब सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। ठीक है। एक एंगस्ट्रम का दोस्तों मतलब कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। बुझ गए बबुआ? देखो अभी दिखावत है हम आपको, अभी हम दिखावत हैं। देखो देखो क्या है, कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। उत्तर ए हो जाएगा। एंगस्ट्रम किसका होता है दोस्तों? वेवलेंथ की। किसका होता है? वेवलेंथ का मात्रक है, तरंग दैर्ध्य का। ठीक है। अगला देखो 31 नंबर। एक उत्तल लेंस होता है क्या सभी जगह समान मोटाई का होता है? ये देखना जरा, यही ना है उत्तल लेंस जी। सभी जगह समान मोटाई का है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। तो पूछ रहा है दूसरा, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। बीच में मोटा है कि किनारे पे है? देखना जरा, बीच में मोटा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है। यह भी गलत। यह भी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखो इधर पतला है, इधर भी पतला और बीच में मोटा है, यानी ये सही है हमारा, यानी उत्तर सी हो जाएगा। और जब सी हो गया तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कट जाएगा। अगला देखो 32 नंबर। देखो 32 नंबर, 32 नंबर क्या कह रहा? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उसको कहाँ रखेंगे दोस्तों, बताओ? अरे भैया उसको रखेंगे 2f1 या 2f2 पे, या यूं कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र कह सकते हैं। हैं? नहीं, ये दूसरा चीज है। फोकस पर नहीं, अनंत पर नहीं, वक्रता केंद्र पर। देखो दोस्तों ये असल में है तो वक्रता केंद्र ही। ठीक है ना, उत्तर इसका बी हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। प्रकाशिक केंद्र दूसरा हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर दूसरा चीज है। अगला देखो, अब देखो यहाँ पे 32, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ? उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित और काल्पनिक, देखो हमेशा ये कैसी प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। लेकिन एकमात्र केस है जिसमें ये क्या करता है? काल्पनिक बनाता है और दर्पण के पीछे, मतलब लेंस के पीछे, मतलब सामने बनाता है, लेंस के सामने बनाता है। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वो सीधा भी है और वस्तु से बड़ा, यानी कि आवर्धित, आवर्धित भी है। समझ गए? इसलिए दोस्तों ये कहाँ होगा, कहाँ रहता है? फोकस और दोगुनी फोकस के बीच में रहता है तब। नहीं, फोकस और लेंस के बीच होता है, ये सही है, यानी कि इसका बी होगा उत्तर। अगला देखो 34 नंबर। निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बताइए, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अरे भाई हम जानते हैं उत्तल तो हमेशा अवतल हमेशा जो है लेंस, अवतल हमेशा क्या करता है? ये ये हमेशा ही दोस्तों काल्पनिक बनाता है, लेकिन हमारा वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उत्तल लेंस बना सकता है। उत्तर बी हो जाएगा। अगला देखो 35 में, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से, किसी बिंदु से वस्तु से, किसी बिंदु पर वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। मतलब देखो दोस्तों, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर जो वस्तु से निकली किरणें हैं ये एक जगह पे मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो 36 नंबर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? बताओ तो जरा दोस्तों। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी कैमरा का। ओके,
अगला देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बताओ इसका क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण तथा गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। बताओ भैया, दोनों की फोकस दूरी, दर्पण का निगेटिव में ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है दर्पण में, बताना। क्या इसका नहीं होता है क्या, अवतल का, अवतल का निगेटिव होता है। और अवतल लेंस का भी जो है ना फोकस दूरी निगेटिव ही होता है, ये याद रखना। ओके, यानी दोनों ही अवतल है। देखो, दर्पण अवतल, दोनों ही अवतल, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, बता दे भैया। तो भैया प्रकाश का जो चाल है वो न्यूनतम होता है, कहाँ होता है, कांच में, जल में, निर्वात में। सबसे ज्यादा दोस्तों निर्वात में, निर्वात के बाद हवा में, हवा के बाद जल में, और तब कांच में। तो सबसे न्यूनतम प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होगा, कांच में होगा। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कि बाहरी त्रिज्या 20, भीतरी त्रिज्या 19.8 है सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगी, आपको ये बताना है। तो भैया ये करेगी किसकी तरह, बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बता दो इसको, बताइए जल्दी से। तो यह दोस्तों व्यवहार करेगी अवतल लेंस की भांति। उत्तर आपका हो जाएगा डी। अगला देखो, 40 नंबर पे आ जाओ। कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। देखो सबसे पहले तो दोस्तों इस पर कभी भी प्रकाश कहीं से आए, तिरछा आ गया, लो आ गया, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये बटने से पहले क्या है, ये पहले मुड़ेगा अपने मार्ग से, विचलन होगा अपने जगह से, ठीक है। तो दोस्तों यह विचलित होगा, सबसे पहला क्रिया होगा विचलन होगा। उसके बाद जा करके आप देखोगे वर्ण विक्षेपण होगा, ऐसे नहीं होगा, होने का तो सब होगा, लेकिन पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा होगा, प्रथम अपवर्तन के साथ क्या होगा, तो भैया विचलन होगा, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, देखो वायु का आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि जानना है तो फॉर्मूला होता है, ऊपर में प्रकाश का गति, कहाँ कहाँ प्रकाश का गति दोस्तों निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर प्रति सेकंड। और यहाँ वायु की जगह कुछ भी पूछ लेता, यानी अब तो यहाँ पूछ लिया है वायु के साथ, वायु का अपवर्तनांक पूछा है ना, तो वायु में प्रकाश की गति को नीचे लिखिएगा आप। हो सकता है 2.88 ऐसे करके वायु में आए, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये वायु में है प्रकाश की गति, आप जानते हैं ये ज्यादा ही रहेगा। हमेशा प्रकाश की गति कहाँ ज्यादा होगी हमारी, तो दोस्तों याद ना, निर्वात में ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो भैया इसमें ज्यादा और ये सब नीचे है, इसे काटेंगे कभी भी तो इसका मान जो होगा वो 1 से अधिक ही होगा। क्या होगा, 1 से अधिक ही होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखो दोनों बराबर बराबर है तो कट के तो 1 हो गया, लेकिन ऊपर वाला कम रहे और 1 से काटोगे तो ये हमेशा 1 से कम आएगा डाटा। लेकिन मैं बोल दूं 1.1/1 तो ये हमेशा 1 से अधिक ही आएगा, ये याद रखना। अगला देखो, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, दोस्तों डायोप्टर है, ए है, या इसी को हम मीटर इनवर्स भी कह देते हैं। अगला 43 नंबर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताओ। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की स्मंजन क्षमता कहते हैं, कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं। तो भैया जिसका जितना पावर होता है, हम सभी जानते हैं जितना ज्यादा पावर होता है उतना ही ज्यादा प्रकाश मुड़ जाता है, ठीक है। यानी मोड़ने की क्षमता को हम कह सकते हैं कि वह लेंस की क्षमता है। पावर, लेंस की क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों,
किरण को मोड़ने की क्षमता को ही पावर कहते हैं। जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा ये प्रकाश को मोड़ेगा अपने जगह से, ठीक है, मोड़ देगा उसको अपने जगह से, मार्ग से विचलित कराएगा। वायु में अभिसारी लेंस है, बताइए वायु में अभिसारी लेंस कौन सा है? कांच का अवतल लेंस होता है कि कांच का उत्तल लेंस है? देखो दोस्तों, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? जो सभी को एक जगह एकत्रित करने का काम कर दे। आप जानते हैं ये है उत्तल लेंस, तो कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो 45, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है, तो भैया देखो विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। वही 46 नंबर देखो, मैं वो सबसे ऊपर समझाया हूँ। निम्न में से किसका अपवर्तनांक, नीचे आकर के मैं यदि समय नहीं दे रहा हूँ किसी प्रश्न पे, तो आप उसी तरीके का दूसरा सवाल ढूंढिए और ऊपर में देख लीजिए, ठीक है, वहां पे मैंने डिटेल में बताया। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बताइए सबसे कम किसका होता है? केरोसिन का होता है, पानी का होता है, कि बेंजीन का होता है, कि तारपीन का होता है? जल्दी बताइए। तो भैया ये हो गया आपका, सबसे अपवर्तनांक कम हो जाएगा आपका पानी का, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे, अभ्यास 11, इसका हल देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।